नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। कानपुर देहात का परोख एक नया इतिहास रचने जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों कल परोख में होंगे। पर्व का माहौल है, पर्व उत्साह है। एक एक घर सजा है, रंग रोगन हो गया है। अभूतपूर्व उत्साह है लोगों में। ऐसा नहीं पर्व में जैसे लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, ठीक वैसा ही माहौल परोख में दिख रहा है। एक एक घर में अजब गजब का माहौल है। सब चर्चा कर रहे हैं, अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं। फूलों के ढेर लगा दिए गए हैं। फूलों की वर्षा होगी, कैसे क्या क्या होगा। सबकी निगाहें उन रास्तों पर हैं जहां से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आना है। यहां तक ये भी है कि गांव के लोग ही इसका रस ले पाएंगे। भारी भीड़ न जुटे, इसलिए रिश्तेदारों को मना कर दिया गया है। लेकिन वहाँ का स्कूल, वहाँ का डिग्री कॉलेज, वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ का किसान केंद्र, वहाँ की जो आशा का संचार करने वाली योजनाएं, सबका अभूतपूर्व प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसी गांव में जन्मे, पले बड़े हुए और अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक पूरी करने के बाद सामाजिक चेतना में उतरे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े और राष्ट्रपति बने। ये दूसरा दौरा है उनके गांव का और स्वागत अभूतपूर्व होगा। इसकी समीक्षा करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी परोख पहुंचे। आइए, परोख का क्या हाल है, परोख में कैसा उत्साह है, कैसी चेतना है, कैसा ऊर्जा का संचार है, हम जानते हैं अपने रिपोर्टर यासीन अली से। यासीन, आप इस समय परोख में हैं, जरा हमको वहाँ का कुछ माहौल बताइए, कैसा माहौल है वहाँ पर? जी, अगर बात करें माहौल की तो राष्ट्रपति का ये पैतृक गांव है जहां राष्ट्रपति कल आने वाले हैं, जिसको लेकर के जहां एक और प्रशासन ने तो तैयारियां की हैं, वहीं यहाँ के लोगों ने भी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की हैं। राष्ट्रपति को आगमन को लेकर के यूं कहें कि परोख गांव तैयार पूरा नजर आ रहा है। क्या आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे, उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया? क्या कोई विशिष्ट निर्देश दिए उन्होंने? ये बेशक तौर पर कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे थे। उन्होंने बारीकी से, जिस तरीके से राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है, उसी हिसाब से उन्होंने बारी बारी से हर कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों को और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ वार्ता भी किया, उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आमतौर पर जो तैयारियां थी उनसे संतोष दिखाई दी। क्या पत्रकारों से भी कोई वार्ता की उन्होंने? जी, इस दौरान वो पत्रकारों से दूर रहे। वो केवल निरीक्षण करने के बाद और पदाधिकारियों अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद तो सीधे लखनऊ के लिए रवाना हुए। इस दौरान वो मीडिया से दूरी बना रहे। जरा हमको ये भी बताइए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री परोख में कल कहाँ कहाँ जाएंगे और कैसे कैसे उनका कार्यक्रम होगा? जी, अगर बताना चाहें तो राष्ट्रपति जी सबसे पहले परोख की धरती पर उतरेंगे। इसके बाद सीधे पत्री माता मंदिर अपने दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद अंबेडकर पार्क जाएंगे, जहां पर डॉक्टर अम्बेडकर की एक नई प्रतिमा
संगमरमर की लगाई गई है उसका अनावरण करेंगे। उसके बाद अपने घर यानी मिलन केंद्र जाएंगे, जहां पर वहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात करेंगे और इसके बाद कार्यक्रम स्थल जाएंगे जहां जनता से रूबरू होंगे। क्या राष्ट्रपति अपने निवास पर भी जाएंगे? जी, बेशक तौर पर जो राष्ट्रपति का निवास है वो अब मिलन केंद्र में तब्दील हो गया है। राष्ट्रपति ने स्वयं उनको मिलन केंद्र में तब्दील किया है, तो जिसके चलते वहाँ जो स्वयं सहायता समूह चलती है उनकी महिलाओं से मुलाकात भी करेंगे और महिलाओं द्वारा जो सदी तैयार की गई है वो भी ग्रहण करेंगे। क्या हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनमें क्या उत्साह, उन्होंने क्या तैयारियां की अपने अपने स्तर से? जी, बेशक तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति से चिन्हित लोग ही मिलेंगे, सीमित लोग ही मिलेंगे। इसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन जो लोग मिलने वाले हैं वो लोग राष्ट्रपति का भव्य स्वागत करने की तैयारी में हैं। उन्होंने अगर तैयारी की अगर बात की जाए तो लोगों ने अपने मकानों को भी रंग रोगन कर दिया है। जिस तरीके से त्योहारों में रंग रोगन किया जाता है उसी तरीके से मकान भी एक मतलब उत्साह के साथ तैयार किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद यासीन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यासीन बता रहे थे लोगों ने अपने घरों का भी रंग रोगन कर दिया है, सफाई जैसे दीपावली में होता है ऐसी तैयारियां, हर घर रंगा रंग दिख रहा है और हर में एक उत्साह है अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए। हम आज आपको एक और खबर बताते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है लखनऊ में। भव्य तैयारियां की गई है। अभी अभी सूचना मिली है कि दिल्ली से 35 उद्यमियों का एक विमान लखनऊ में उतर चुका है। स्वागत किया गया, उनके ठहरने के लिए 5 सितारा होटलों में व्यवस्था की गई है और कल का जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसका लक्ष्य 80,000 करोड़ का है। प्रधानमंत्री इस सेरेमनी की अध्यक्षता करेंगे और अनावरण भी करेंगे। ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक क्षण है उत्तर प्रदेश के लिए। पहली सेरेमनी हुई, दूसरी सेरेमनी हुई, अब तीसरी सेरेमनी हो रही है और इस सेरेमनी में 1406 कंपनियां भाग ले रही हैं। 1406 कंपनी, 107 नामचीन उद्योगपति भाग ले रहे हैं। एक भव्य समारोह है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान केंद्र में, जहां पर उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ज्योति देने के लिए, मैं तो कहूंगा ज्योति नहीं बल्कि ज्वाला देने के लिए, एक मसाल देने के लिए यह सेरेमनी हो रही है। और सच बात तो यह है कि निवेशकों में भारी उत्साह है। और क्यों उत्साह है? क्योंकि अब उन्हें लगा उत्तर प्रदेश बदल गया है, उत्तर प्रदेश नवनिवेश में है, उत्तर प्रदेश में अब वो माहौल नहीं है जो लोगों को दूरियां बढ़ा देता है। अब वो नहीं है। अब तो उत्तर प्रदेश में चाहे अमन चैन हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हाँ लोग आलोचना करते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन सरकार इस बात के लिए भी सतत प्रयत्नशील है कि निवेशक जहां जाएं वहां पर जो है रेड कारपेट नहीं ग्रीन कारपेट बिछाई जाए। हमारे एक प्रचलन है लाल फीताशाही। इस लाल फीताशाही से मुक्त किया गया है इन निवेशकों को। आप आइए, आपका ग्रीन जो है कारपेट पर स्वागत है।
कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। आप निवेश कीजिए, हमारे प्रदेश को एक नई गति दीजिए, रोजगार के नए अवसर दीजिए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में एक नया इजाफा हो सके। कल का जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो अपने आप में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। कहने को लोग कह सकते हैं और कहा भी करते हैं कि निवेशक तो आ रहे हैं, लेकिन अभी जमीनी हकीकत से दूर है। ध्यान रहे, निवेशक आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, अपने मार्केट की तलाश करते हुए सर्वे करते हैं और फिर उसके अनुसार अपने काम को बढ़ाते हैं। माना कि सेरेमनी का फल जो है हमें 1 साल बाद 2 साल बाद मिलेगा, लेकिन होगा तो वो उत्तर प्रदेश के लिए ही। और यह जो तीसरी सेरेमनी है, पिछली 2 सेरेमनी हुई, तमाम चुनौतियां थी, पहले अनुभव थे, लेकिन इस बार योगी सरकार पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तैयारी के साथ सेरेमनी में लगी हुई है और उद्योगपतियों से कह रही है, आइए आपका स्वागत है और हम आपके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए तैयार हैं। देखिए क्या एक नए रूप में उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। आज की तीसरी भी खबर बहुत है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि 13 सीटों के लिए चुनाव होगा और 13 सीटों में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएंगी और 4 सीटें जो हैं सीधे सीधे तौर पर सपा के पाले में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी 9 सीटों के लिए, जिसमें एक माइनॉरिटीज का भी होगा, अन्य वर्गों के भी लोग होंगे, सबके लिए तैयारी किए हुए हैं। सपा के सामने है गठबंधन धर्म का भी निर्वाह करना है, माइनॉरिटीज का विश्वास भी बनाए रखना है और जो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल चल रहा है उसे भी संतुष्ट रखना है। सपा के सामने चुनौती है। हालांकि इस समय प्रचंड बहुमत में आ गई है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में, 66 सीटें हैं। सपा के पास मात्र 11 सीटें हैं। पहली बार विधान परिषद में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आई है, पहली बार। और दूसरी ओर देखा जाए तो सपा लगातार लगता है कि अपने विपक्ष के नेता का तमगा भी खो देगी। हालांकि इस समय राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी चर्चित हो गया है। विधान परिषद का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और 2 चुनाव बड़े अहम हैं, रामपुर का चुनाव और आजमगढ़ का चुनाव। आजमगढ़ के चुनाव में उतना गहमा गहमी नहीं है। हालांकि ये माना जा रहा है कि सपा से डिंपल यादव आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को फिर प्रस्तुत करने जा रही है और वहीं तीसरी ओर आजमगढ़ से बीएसपी ने भी गुड्डू जवाली को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव हो रहा है रामपुर का, जहां पर कांग्रेस भी मैदान में कूद रही है। सपा की तो ये सीट ही है, आजम खान ने इस्तीफा दिया है, वहां उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव आजमगढ़ में भी है, जहां पर अखिलेश के इस्तीफे से हुई, वहां पर भी प्रतिष्ठा दांव पर है। अब सवाल ये उठता है कि सपा किसको टिकट देगी। माना यह जा रहा है कि कल अखिलेश और आजम खां के बीच में जो 3 घंटे की बातचीत हुई है
उस दौरान सब कुछ तय हो गया है और इस सीट का सारा दारोमदार आजम खां पे होगा। या तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी तंजीम खान, या उनकी बहू शगीर खान लड़ेगी, या फिर कोई और। बहरहाल आजम खां पर छोड़ दिया गया। एक डैमेज कंट्रोल भी किया जा रहा है अखिलेश के द्वारा, जो नाराजगी है उसको भी दूर करने। इस तरीके से एक बार फिर शिवपाल परेशानी में आ गए हैं। जो आजम खां से उन्होंने गठजोड़ किया था, वो जहाँ तक बात है भाजपा किसे लाएगी। माना जा रहा है कि नकवी को फिर से मैदान में उतारा जा रहा है, या फिर जयप्रदा होंगी, या फिर वहाँ से आलोक सक्सेना होंगे, जो एक बार रामपुर से आजम खां के खिलाफ विधायक का चुनाव लड़े थे। बहरहाल इस समय आजमगढ़, रामपुर सभी चर्चा में है और देखना है कि चुनाव में ये जो लिटमस टेस्ट होगा वहाँ पर सपा कहाँ होगी और भाजपा कहाँ होगी। हमें लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज कानपुर के बिल्हौर में एक ऐसी सनसनीखेज घटना हुई जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। बिल्हौर थाने में तैनात 30 वर्षीय सिपाही देश दीपक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गर्दन पर हथियारों से वार किए गए। अब तक पता नहीं चल पा रहा है क्यों की गई हत्या, और हत्यारे उसके घर में बाहर से ताला लगा करके भाग गए। बिल्हौर में ब्रह्मनगर, जहां पर वो किराए पर रहता था, बिल्हौर थाने में 2019 से उसकी तैनाती थी। जब परिजनों ने बुधवार को फोन मिलाया, स्विच ऑफ गया, मकान मालिक को मिलाया, बोले बाहर से ताला पड़ा हुआ है। संदिग्ध अवस्था हुई, पुलिस को खबर की गई और पुलिस ने जब ताले को खोला और जब हालात देखे तो वो भी सन्न रह गई। ये वो देश दीपक है जिनकी अभी 22 अप्रैल को ही शादी हुई थी। फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और बड़े तेज नेचर के माने जाते हैं। क्यों हुई हत्या? अब आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, वो कह रहे हैं कि भाई फॉरेंसिक जांच होगी, पता लग जाएगा। लेकिन वास्तव में इससे जो बिल्हौर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर बाकायदे बहुत ही हड़कंप सा मचा हुआ है। बहरहाल हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं हमारे बिल्हौर के संवाददाता आयुष। आइए उनसे पूछते हैं और उनसे अपडेट भी लेते हैं। आयुष, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? आयुष, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी। आयुष, क्या हो रहा है इस समय? क्या अपडेट है जो सिपाही की हत्या की गई है बिल्हौर में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बिल्हौर थाने में तैनात सिपाही देश दीपक, जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है, लगभग 2 वर्षों से बिल्हौर थाने में तैनात है, जिसकी आज देर रात गर्दन देखकर निर्मम हत्या कर दी गई है। गर्दन में कई वार भी, धागर हथियार से वार भी किए गए हैं, जिसकी मृत्यु हो गई है। वहीं जब परिजनों ने दीपक को फोन किया है तो दीपक का फोन रिसीव न होने पर तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुटे हुए थे। नहीं, हमको खाली ये भी बताइए कि जो हत्या हो गई है, क्या उसमें कोई सुराग अभी तक मिला? कोई हिरासत में लिया गया? पुलिस का क्या कहना है? हमको इस समय का क्या अपडेट है वो बताइए। अगर हत्या के खुलासे की बात करें तो पुलिस के आला अधिकारी व फॉरेंसिक की प्रत्येक बिंदुओं पर जो साक्ष्य मौके पर जुटा रही है और प्रत्येक बिंदुओं के पहलुओं पर वो जांच भी कर रही है और जो आस पास पड़ोस के जो लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रही है। और वहाँ पे आपको बता दें कि पड़ोस के 2 ही एक युवक एक युवती को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने भी लाई है और वहाँ पे देश दीपक जो सिपाही है उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं।
पुलिस गहनता से प्रत्येक बिंदुओं पर मौके पर अभी भी जांच कर रही है। क्या जो सिपाही देश दीपक हैं उनके परिजन आ गए, उनका क्या कहना है? वो किसी पर शंका व्यक्त कर रहे हैं? वो क्या कहते हैं कि क्यों जो है देश दीपक की हत्या की गई? वहीं पर परिजनों से अगर बात करें तो परिजनों का साफ तौर पर ये कहना है कि 22 अप्रैल को देश दीपक की शादी हुई थी, जो कि अभी 10 दिन पहले वो वहां से लौटा अपने घर से ड्यूटी पे आया हुआ था और उसकी लगातार परिजनों से रात में बात भी होती थी। लेकिन कल आज देर रात जब परिजनों ने उसे कॉल की तो उसका फोन रिसीव नहीं हुआ है, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल अभी किसी पर उनकी आशंका नहीं बताई जा रही है। क्या उन्होंने किसी पर कोई भी शंका, कोई मुकदमा कायम किया हो, किसी को नामजद किया हो, ऐसा कुछ हुआ है? फिलहाल अभी परिजनों की तरफ से किसी प्रकार की तहरीर भी नहीं दी गई है, ना ही किसी व्यक्ति का, अज्ञात व्यक्ति या किसी नामदर्ज व्यक्ति का अभी नाम नहीं लिया गया है। लेकिन पुलिस वहीं पर जो पुलिस ने 7 टीमें भी गठित कर दी है मौके पर, जो 7 टीमें लगातार पूरे मामले को जल्दी खुलासे की बात भी कर रही है। क्या जो देश दीपक का शरीर है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है या फिर अभी वहीं पड़ा हुआ है, जांच पड़ताल हो रही है, क्षेत्र को सील कर दिया गया है? क्या हो रहा है वहाँ पे? अगर यहाँ पे उसकी डेड बॉडी की बात करूं तो डेड बॉडी को सुबह से पुलिस मौके पर घटना स्थल पर ही रखे हुए है। डेड बॉडी को लगभग 2 बार सील किया जा चुका है और फॉरेंसिक टीम में दोनों बार डेड बॉडी को 2 बार सील खुलवा के उसकी कम से कम 2 बार उसकी जांच भी कर चुकी है। फिलहाल अभी बॉडी को वहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट पहले बॉडी को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस वहीं पर आसपास पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है। लगातार जो 7 टीमें हैं वो दबिश भी दे रही हैं। वैसे आप तो वहाँ पर होंगे, आपसे भी लोगों ने चर्चा की होगी, क्या कारण कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों की गई ये हत्या? ये जो आपने बताया कि युवक और युवती को हिरासत में लिया गया, ये कौन लोग हैं जो युवक युवतियों को जिनको हिरासत में लिया गया है? देखिए, अगर यहाँ पे बिल्लौर पुलिस की बात करें, जो आला अधिकारी है, जो देश दीपक के जिस कमरे में डेड बॉडी मिली हुई थी, तो उस कमरे में लगभग शराब की बोतलें, नमकीन, किसी प्रकार का खाना पीना भी कमरे में रखा हुआ था। तो इससे वहाँ पे अगर इसको अगर अपने साक्ष्य के पहलू से देखा जाए तो वहाँ पे जो पुलिस मौके पर की जो बात कर रही है, तो पुलिस का प्रेम प्रसंग से संबंध जुड़े हुए मामले से पुलिस इस पूरे मामले की तलाश कर रही है कि ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बुधवार को फोन किया परिजनों ने, तो इसकी हत्या कब की गई होगी? बुधवार को की गई दिन में या थाने से कब से वो गायब था अपनी ड्यूटी से, इसका भी कोई पता लगा? जी, इसका बिल्कुल पता लगा कि अगर थाने के रजिस्टर भी है वहाँ पे परिजनों ने चेक कराए हैं, तो वहाँ पे कल उसने दिन भर थाने में ड्यूटी की है। उसके बाद उसकी नाइट ड्यूटी 100 डायल पे लगाई गई हुई थी। तो नाइट ड्यूटी लगभग 12 बजे नाइट ड्यूटी करने के बाद ये अपने रूम पे आता है और रूम पे आने के बाद ये अपनी वहाँ पे पार्टी करता है। पार्टी करने पर जब इसी बीच जो परिजन उसको कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव, उसकी फोन से कॉल रिसीव नहीं होती है और इसी बीच उसकी आधार हथियार से निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो रात को फिर इसके घर में पार्टी हुई और पार्टी में जैसा आप बता रहे हैं कि शराब की बोतलें मिली हैं, वहाँ पर नमकीन मिली है, खाना भी मिला है, तो ये सब इसके माने रात को 12 बजे के बाद हुआ? जी जी। और इसी से संबंधित लोगों को उठाया गया है? जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष, आपने बहुत अच्छे ढंग से जानकारी दी, लगातार अपडेट देते रहिएगा। तो ये स्थिति है बिल्लौर में जो सिपाही की हत्या हुई है। अभी किसी प्रकार का खुलासा नहीं कर पाए, लेकिन जो वहाँ पर सब कुछ मिला है मौके पर, जैसा हमारे रिपोर्टर को जानकारी मिली है, शराब की बोतल मिलना, नमकीन मिलना, खाना मिलना, और वो भी रात को 12 बजे के बाद, और फ़ोन आना है, फ़ोन नहीं उठना, ये सब इस बात के द्योतक है कि कहीं ना कहीं जो है प्रेम प्रसंग भी है। माने इसके गांव से कोई मामला नहीं है, सब कुछ बिल्लौर से ही है। और मुझे विश्वास है कि पुलिस निश्चित रूप से आज ही इसका खुलासा कर देगी, क्योंकि 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News